है सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला सुनाया गया उससे नाराज़ नज़र आए हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को क्यों खारिज कर दिया जाता है, क्यों जमानत नहीं मिलती है, तो उनका वो एक मत है और जहाँ तक वो कह रहे हैं उनके मत से कहीं ना कहीं संतुष्टि यहाँ पर बनती है कि अभी तक काफ़ी समय बीत चुका है और मनीष सिसोदिया पर फैसला नहीं। कोर्ट या देश की कोई भी कोर्ट है वो जो है व्यक्तिगत आधार पर कोई फैसला करती है, क्योंकि ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा और भी कई सारी एजेंसियां जांच करती हैं और सबूत जब उनके पास होते जाते हैं तो वो रखते चले हैं, जिसमें जो है चार्जशीट दाखिल तक नहीं की गई है। तो इसको लेकर के ये कहा जाता रहा है शुरुआती समय से भी कि ईडी का इस्तेमाल जो है राजनीतिक जो है मकसद को पूरा करने के लिए भी कई बार किया जाता है और ये आरोप आज का नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। क्या मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने में मूल सिद्धांत भूल गया है कोर्ट? ये ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने सवाल उठाए हैं। बता दें कि सिसोदिया शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में जेल में बंद है। उन्हें 26 फरवरी को CBI ने गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया था और साथ ही साथ सिसोदिया की मुश्किल उस समय बढ़ गई जब 30 अक्टूबर को उनको जमानत देने से इनकार कर दिया गया। इसी को लेकर यहाँ सवाल उठ रहे हैं और इस सवाल के जवाब में यहाँ पर पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि आमतौर पर ऐसा लगता है कि अदालतें जमानत देने या इनकार करने के मूल सिद्धांतों को भूल चुकी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आजकल यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि वह कम से कम कुछ महीनों के लिए जेल में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने इसके साथ ही पुलिस जांच पर भी सवाल यहां पर उठा दिए हैं। पुलिस पहले व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, फिर गंभीरता से जांच शुरू करती है, ऐसा उन्होंने यहां पर कहा। और इसी के साथ ये भी वो कहते नजर आए कि एक अधूरा आरोप पत्र दायर किया जाता है, उसके बाद एक पूरक आरोप पत्र दायर किया जाता है और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। परेशान करने वाली बात है कि कुछ अदालतें इस पर गौर करने को तैयार नहीं है। तो इसी बीच आपको बता दें कि फरवरी महीने से मनीष सिसोदिया इस वक्त तक जेल के अंदर है और यहाँ पर 30 अक्टूबर का दिन यहाँ आम आदमी पार्टी के लिए एक बुरा दिन साबित हो गया था, क्योंकि 30 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर शायद खबर सामने आने वाली थी, लेकिन यहाँ पर देखा गया कि 30 अक्टूबर को उनको रिहाई यहाँ मिलती नजर नहीं आई और आम आदमी पार्टी के लिए काफी दुख भरा दिन यहाँ पर सामने आया था। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए सबसे पहला सवाल हम नाज़रीन से लेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से यहाँ पूर्व जस्टिस ने अदालत पर भी सवाल उठाए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाए हैं और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। सबसे पहले सवाल नाज़रीन आपसे यही है कि आप इसको कैसे देख रही हैं कि पूर्व जस्टिस ने यहाँ पर मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर और जिनकी याचिका वो लगातार फरवरी महीने से और अभी तक कई बार याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन याचिका उनकी खारिज कर दी गई है और खारिज वो इसलिए की गई है कि यहाँ पर जितनी भी जांच एजेंसियां उनका यहाँ पर ये कहना है कि अभी उनका जो पूरा यहाँ पर जो वो है वो पूरा नहीं हो पाया है, मतलब उनके खिलाफ जो उनको सबूत पेश करने थे वो सबूत नहीं यहाँ पर मिल पाए हैं। तो इससे आप क्या राय रखती हैं? देखिए, उनका ये एक मत है, वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं और ऐसे में जो उन्होंने बात कही है वो बात सोचने वाली बात भी है, क्योंकि यहाँ पर ईडी अधिकारियों की अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया पर पहले 82 लाख रुपए का वो जिक्र करते हुए नज़र आ रहे थे। यहाँ पर ईडी अधिकारी फिर 2 करोड़ का संजय सिंह के मामले में भी ये कहा गया था, मनीष सिसोदिया के मामले में भी ये कहा गया था, फिर 100 करोड़ का जिक्र किया जाता है, अब 338 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप लगा दिया जाता है। जब यहाँ पर ईडी अधिकारी अपने मत से संतुष्ट नहीं है, अपने ही मत क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो कोर्ट की अगर बात कही जाए तो उस पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन पूछा जरूर जा सकता है कि आखिरकार किस बिना पर फैसला सुना दिया जाता है। यहाँ पर जो फैसला सुनाया गया, मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी जाती है, मनीष सिसोदिया को 3 महीने की सजा और सुना दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ही था जिन्होंने ये कहा था कि आप अनिश्चित काल के लिए किसी को जेल में बंद नहीं कर सकते, अनिश्चित काल के लिए आप किसी को आरोपी सिद्ध नहीं कर सकते। यहाँ पर यह कहा गया था कि सबूत लाइए, जल्दी कार्यवाही कीजिए, सबूत है तो बताइए और उसके आधार पर हम
हम फैसला सुनाएंगे। ईडी अधिकारी 8 महीने से लगभग क्या कर रहे थे कि उनके पास सबूत नहीं मिलता, अचानक मिलता है। दिनेश अरोड़ा का जिक्र किया जाता है, यहाँ पर विवेक मिश्रा का जिक्र किया जाता है, सर्वेश मिश्रा का जिक्र किया जाता है, विवेक का किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक सरकारी गवाह बनाए जाते हैं। इनके बयानों के आधार पर यहाँ पर फैसला सुनाया जाता है। सबूतों की बात करें तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप जाइए, सबूत खंगालिए। अगर 3 महीने के अंदर यहाँ पर कोई भी लापरवाही या हमें ढील नजर आती है कि आप सबूत नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, तो हमें अपना फैसला भी बदलना पड़ सकता है, यहाँ पर दोबारा सुनवाई हो सकती है। तो ये सारी बातें यहाँ पर ये देखने वाली है कि ईडी अधिकारी जो हैं वो अपने पद का, अपने अधिकार का सही तरीके से प्रयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे। तमाम विपक्षी पार्टियां इनके निष्पक्षता पर कई सवाल खड़े कर चुकी हैं। कई बार वो ये कह चुके हैं कि निष्पक्ष रूप से जांच नहीं हो रही है, क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार है और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष पार्टी है। उनके हर एक नेता पर एक्शन है, लेकिन केंद्र सरकार पर एक भी एक्शन नहीं है। और जो राजनीति में आता है, ऐसा नहीं है कि वो सभी दूध के दूल्हे हैं। तो यहाँ पर जो पूर्व जस्टिस यहाँ पर लोकूर जो कहते हुए नजर आ रहे थे कि संज्ञान लेने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला सुनाया गया उससे नाराज नजर आए हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को क्यों खारिज कर दिया जाता है, क्यों जमानत नहीं मिलती है, तो उनका वो एक मत है। और जहाँ तक वो कह रहे हैं, उनके मत से कहीं ना कहीं संतुष्टि यहाँ पर बनती है कि अभी तक काफी समय बीत चुका है और मनीष सिसोदिया पर फैसला नहीं, बल्कि ये कह दिया जाता है कि तिहाड़ जेल में 3 महीने के लिए आपको और सजा सुना दी जाती है। तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में जरूर आता है। देखिए, यहाँ पर नाज़मीन का कहना है कि यहाँ पर कोर्ट कहीं ना कहीं शक के घेरे में नजर भी आ रही है और साथ ही साथ यहाँ जांच एजेंसी यानी कि ईडी को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाती नजर आई है। नाज़मीन, अगला सवाल यहाँ पर अमन जी से मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी कि अमन जी, जैसे कि आज पूर्व जस्टिस लोकुर जी ने जो यहाँ पर अपनी राय रखी है कोर्ट के ऊपर, वो सवाल यहाँ पर उठाते नजर आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने जांच एजेंसी को लेकर भी सवाल उठाया है। उन्होंने ये भी कहा है यहाँ पर कि जांच एजेंसियों को अच्छे से जांच करनी चाहिए, शायद उनको गिरफ्तार करने से पहले जो व्यक्ति को जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको लेकर जांच करनी चाहिए और फिर उसकी गिरफ्तारी यहाँ पर करनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर जांच एजेंसियों को अपनी जो जांच का समय है वो ज़्यादा कर देना चाहिए? देखिए, हर जो मामले की गंभीरता अलग अलग होती है और हर एक मामले को हम बहुत एक दूसरे रिलेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोर्ट है वो बहुत सारे तथ्यों को देखकर, चीज़ों को देखकर अपना फैसला करता है। हम ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट या देश की कोई भी कोर्ट है वो जो है व्यक्तिगत आधार पर कोई फैसला करती है, क्योंकि ईडी पूरे मामले की जाँच कर रही है। इसके अलावा और भी कई सारी एजेंसियाँ जाँच करती हैं और सबूत जब उनके पास होते जाते हैं तो वो रखती चली जाती है। और देखिए, कोई ना कोई वजह तो है जो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं उनको ज़मानत देने में कहीं अभी असहज महसूस कर रहा है, इसीलिए वो लगातार इस मामले के ऊपर पैनी नज़र बनाए हुए। और अभी भी जो लगभग 8-9 महीने का वक्त हो गया है कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन हाँ, ये कह देना बहुत जल्दबाजी है, मैं सोचता हूँ, क्योंकि कोर्ट जो है वो हर एक फैसले को बहुत सोच समझ कर करता है, क्योंकि हर तथ्य उसके पास आने चाहिए, उसके बाद वो फैसला करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि देखिए, ईडी भी स्वतंत्र संस्था है और जो सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप में स्वतंत्र संस्था है, तो दोनों का अपना अपना कार्य करने का तरीका है। लेकिन ये कि बिना सबूती के आधार पर बहुत समय तक आप किसी को जेल में रखें, तो कहीं ना कहीं वो भी सवालों के घेरे में आता है। जो पूर्व जस्टिस है मदन, उन्होंने जिस तरह से बात कही है वो वाकई कहीं ना कहीं तो जो है सामने लाता ही सवालों को कि आखिर इतने दिनों के बाद भी क्या ईडी के पास इतने सबूत नहीं हुए हैं, क्या इतनी जो है जाँच उन्होंने की है, क्या उनके पास पुख्ता तौर पर ऐसे दस्तावेज नहीं हैं कि वो अदालत में पेश कर सके। तो ऐसे सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना मेरे ख्याल से बहुत तर्कसंगत नहीं होगा। लेकिन हाँ, ईडी जैसी संस्थाएं जो लगातार उनकी ये कह रही हैं कि भाई हमें समय मिलना चाहिए और समय मिलना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे रखा जाना चाहिए, मेरे ख्याल में ईडी को लेकर ज़रूर यहाँ पर सवाल उठते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि 8-9 महीने का वक्त काफ़ी होता है जांच के लिए। लेकिन अभी भी उनके पास ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है। और यही बात कहने के जो पूर्व जस्टिस हैं वो भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई आप कब तक एक आदमी को इस तरह सलाखों के पीछे रखते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, एक सवाल और यहाँ पर लेना चाहूंगी मैं आपसे, जैसे कि आपने अभी बताया कि पुख्ता सबूत यहाँ ईडी के पास अभी तक नहीं है और 8 से 9 महीने यहाँ पर हो चुके हैं कि बिना किसी सबूत के जेल के अंदर यहाँ पर बंद रखा गया है। और देखिए,
एक अच्छे पद पर यहाँ मनीष सिसोदिया रह चुके हैं। तो 30 अक्टूबर को याचिका उनकी खारिज कर दी गई थी, तो 3 महीने बाद उनको दोबारा दायर करने की अनुमति भी दी गई है यहाँ पर कि 3 महीने बाद वो दोबारा से याचिका को दायर कर सकते हैं। तो क्या 3 महीने बाद वो जेल से बाहर आते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, तो अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा मेरे ख्याल से, लेकिन हाँ ये ज़रूर होगा कि ईडी को अब इन 3 महीनों में ज़रूर ऐसे सबूत ला के रखने पड़ेंगे, ज़रूर ऐसे दस्तावेज ला के सामने रखने पड़ेंगे। जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, तमाम बड़े घोटाले के आरोप उनके ऊपर लगाए, गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि जब उनको गिरफ्तार किया गया था, जब जो सीएम है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा था कि भाई ऐसे इंसान को गिरफ्तार कर रहे हो जिसने शिक्षा के मामले में दिल्ली को पूरी दुनिया के नक्शे पे लेकर आए हैं कि भाई जो गवर्नमेंट की शिक्षा है वो इस तरह की भी हो सकती है, लेकिन आप उनको बिना तथ्य के आधार पर, बिना सबूतों के आधार पर, बिना कोई कह सकते हैं कि आपने कोई तथ्य नहीं तलाशे उसके बिना पे आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। और 8-9 महीने का वक्त मैं सोचता हूँ बहुत लंबा वक्त होता है कि जब आप आराम से चीज़ों को खंगाल सकते थे, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि 3 महीने के बाद क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि वो सलाखों के बाहर होंगे? मुझे लगता है कि वाकई जिस तरह से अब आवाज़ें उठने लगी हैं कि भाई जो इतने दिन होते हैं, काफ़ी होते हैं, अब ज़रूर इसके ऊपर आप कोई फैसला करिए, ज़रूर इसके ऊपर आप कोई जो है फैसला करके उनको सलाखों से तो बाहर लेकर आइए, या फिर ऐसे पुख्ता सबूत रखिए जिससे वो दोषी कहीं ना कहीं साबित होते हुए नजर आए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अमन जी। तो देखिए यहाँ पर अमन जी का कहना है कि कहीं ना कहीं पुख्ता सबूत होने बेहद ही ज्यादा यहाँ पर जरूरी है कि बिना सबूतों के किसी इंसान को इतने समय तक जेल के अंदर रखना यहाँ सही नहीं है। और जैसे कि यहाँ पर अब आवाज भी उठनी शुरू हो गई है मनीष सिसोदिया को लेकर, और साथ ही साथ संजय सिंह को लेकर भी। यहाँ पर एक सवाल और मैं यहाँ पर अबरार से लेना चाहूंगी कि अबरार, जैसे कि आपने देखा भी होगा कि सुबह से आप ये कवर भी कर रहे हैं कि आज जो पूर्व जस्टिस हैं लोकुर जी, उन्होंने यहाँ पर अपना बयान दिया है मनीष सिसोदिया को लेकर, कोर्ट को लेकर भी, साथ ही साथ जांच एजेंसी को लेकर और पुलिस प्रशासन को लेकर। पुलिस प्रशासन को लेकर एक सवाल मैं लेना चाहूंगी, क्या वाकई में आज हर जगह पुलिस प्रशासन को लेकर सवाल उठता है, चाहे वो यूपी हो, दिल्ली हो, एमपी हो, कोई भी हो, क्या वाकई में आज के टाइम पर पुलिस प्रशासन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है? देखिए, सरकारें जब बदलती है तो जाहिर सी बात है कि कायदे ज़ाब्ते तमाम चीज़ें जो है वो बदलती है। और मुझे लगता है कि ये प्रश्न आज की सरकार में नहीं बल्कि लगातार जो भी सरकारें बनती रही है उनके ख़िलाफ़ इस तरीके के आरोप जो है विपक्ष लगाता रहा है। लेकिन आज जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर से विपक्ष के नेताओं के ख़िलाफ़ ईडी की कार्रवाई धड़ल्ले से की जा रही है। और अब देखिए कि ईडी की कार्रवाइयों का अगर आप पूरी तरीके से आकलन करेंगे तो उसमें से लगभग 90 से 96% ऐसे मामले हैं जिसमें जो है चार्जशीट दाखिल तक नहीं की गई है। तो इसको लेकर के ये कहा जाता रहा है शुरुआती समय से भी कि ईडी का इस्तेमाल जो है राजनीतिक जो है मकसद को पूरा करने के लिए भी कई बार किया जाता है। और ये आरोप आज का विपक्ष या पहले का विपक्ष दोनों ही लगातार लगाता रहा है। अभी की अगर बात करें तो जिस ढंग से मनीष सिसोदिया को लेकर के आपका सवाल है, मनीष सिसोदिया के ऊपर जो आरोप हैं उन आरोपों के लिए साबित करने के लिए जो समय चाहिए था ईडी को, वो मुझे लगता है 200 दिन काफ़ी होते हैं। और इतने लंबे समय में ईडी कोई ना कोई इतने मजबूत जो है सबूत ज़रूर जुटा लेती है अगर होता तो मामले में। क्योंकि अब देखिए कि अगर इसको लेकर के कोर्ट ये टिप्पणी कर रहा है कि आप जो है अनंत काल तक किसी को गिरफ्तारी में नहीं रख सकते, अरेस्ट करके नहीं रख सकते, तो कोर्ट भी इस मुद्दे को समझ रहा है। लेकिन जो है सबूतों के आधार पर ही तमाम फैसले लिए जाते हैं। और ईडी जो आशंकाएं जता रही है कि मनीष सिसोदिया को अगर जो है माननीय जजेस जो है ज़मानत दे देते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जो है सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो वो ईडी का मानना है। और मुझे लगता है कि इसी बिना पर कोर्ट जो है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं ज़मानत देने से जो हिचकिचा रहा है। और ये जो है ईडी की टीम को, ईडी के वकील को पूरा समय दिया जा रहा है ताकि कोर्ट जो है इस पूरे मामले को जो है बारीकी से समझकर इस पर अपना जो है निर्णय दे सके। तो फिलहाल अब तक जो कोर्ट में मामला चला है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी का पक्ष इसी ढीले तौर पर रखा गया तो ईडी के उस पक्ष को कोर्ट कहीं ना कहीं खारिज कर सकता है और मनीष सिसोदिया को जमानत मिल सकती है। बहुत धन्यवाद अबरार। तो देखिए यहाँ पर मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती नजर आ सकती है, जैसे कि अभी अबरार ने यहाँ पर बताया। लेकिन जैसे यहाँ पर आज ये मुद्दा उठा है और ये बयान यहाँ पर नजर आया है पूर्व जस्टिस लोकुर जी का कि जिस तरीके से सिसोदिया को लेकर आज उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा 3 महीने बाद उनकी बात का असर पड़ता है यहाँ पर नजर आता है या नहीं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।